వందనము రఘునందన సేతుబందన భక్త చందన राम वंदनमु। समुद्र पर सेतु बांधने वाले रघुनंदन या राम को अभिनंदन। एक गुणवान व्यक्ति, धर्मपरायण राजा, कई लोगों के ईश्वर। दैविकता श्रद्धा का विषय है, जबकि ऐतिहासिकता अस्तित्व का विषय है। क्या राम वास्तव में थे? क्या राम ऐतिहासिक हैं? भारत की प्राचीन और सनातन सभ्यता को समझने के लिए भारत ज्ञान ने संयुक्त दृष्टिकोण अपनाया है। अब तक 64 विषयों का संपादन हो चुका है। ऐतिहासिक राम उनमें से एक है। इसमें हम देखेंगे देश के प्रामाणिक आलेख, देश के परिवेश से आलेख और स्थानीय कथाओं का सामंजस्य, पुरातात्विक खोजें, लगातार मिले ऐतिहासिक दस्तावेज और आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों द्वारा इनको प्रमाणित करना। भारत ज्ञान के श्री D.K. हरि हमें विवेक, विज्ञान और तर्क के आधार पर राम की ऐतिहासिकता के रहस्य खोलने वाली यात्रा पर ले चलेंगे। चलिए इस वृक्ष के नीचे खड़े पहले हम देखते हैं कि राम का वंश वृक्ष कैसा है। यह है सूर्यवंश की वंशावली। यह कश्यप और अदिति से आरंभ होती है। इस सूर्यवंश की वंशावली में अनेक प्रमुख राजा हुए। रामायण और भारत की अन्य कथाएं उनके नाम और काम का समर्थन करते हैं। हजारों वर्षों से अनेक कथाओं में इनके कार्यों को मिल रहा समर्थन इस वंशावली की ऐतिहासिकता स्थापित करते हैं। ये वंशावली राम से पूर्व 51 पीढ़ियों तक और राम के बाद 32 पीढ़ियों तक चलती है। ये वंशावली महाभारत के समय तक चलती है। राम की 32वीं पीढ़ी के बृहदबाला कौरवों की ओर से कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े थे और अभिमन्यु द्वारा उनकी मृत्यु हुई थी। यदि कोई पात्र काल्पनिक हो तो उसकी वंशावली छोटी होगी, वो इतनी विशाल नहीं होती। वाल्मीकि ने राम के जीवन काल में ही रामायण की रचना की थी। इतना ही नहीं, वे राम की पत्नी सीता और उनके पुत्र लव और कुश के संरक्षक भी थे। इससे स्पष्ट होता है वाल्मीकि रामायण एक जीवनी है। ये राम के ही समय में लिखा गया प्रमाणभूत ऐतिहासिक आलेख है, जिसे राम के पुत्रों ने पढ़ा था तब स्वयं राम ने अनुमोदन किया था। इसी कारण रामायण को कहते हैं इतिहास, जिसका अर्थ है ऐसा हुआ था। इसके विपरीत शताब्दी और सहस्त्राब्दियों से रामायण के अनेक रूपांतर मिलते हैं, जिसमें राम के गुणगान किए गए हैं। ये अधिकतर काव्य, गाथा या धार्मिक आलेख के रूप में उपलब्ध हैं। यदि रामायण ऐतिहासिक आलेख है तो आज इसे पुराण क्यों कहते हैं? 1808 में हैलीबरी कॉलेज के पाठ्यक्रम के लिए भारत का इतिहास लिखने जेम्स मिल और चार्ल्स ग्रांट को नियुक्त किया गया। पहले उन्होंने और बाद में उनके जैसे उपनिवेशी लेखकों ने भारतीय आलेख और विचारों को सारहीन कृतियों के रूप में वर्गीकृत किया और भारतीयों में यह भावना भरी कि यह मिथ्या है। भारत की समृद्ध संस्कृति से प्रभावित न हो जाएं, इसलिए दोनों ने जानबूझकर भारत की यात्रा किए बगैर भारत का इतिहास लिखा। लेकिन पिछले 100 वर्षों में आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों की मदद से इतिहास को समझने के अद्भुत कार्य हुए हैं। तो चलिए हम रामायण को नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं और देखते हैं कि क्या राम वास्तव में इतिहास पुरुष थे? क्या हम आधुनिक अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार उनका समय सुनिश्चित कर सकते हैं? अल बरूनी ने मिल और ग्रांट की तरह नहीं, पर भारत आकर भारत के विषय में लिखा। सामान्य संवत 1030 में भारत की यात्रा पर आए अल बरूनी ने भारत के विषय में बहुत कुछ लिखा है, जिसमें विस्तार पूर्वक ये भी बताया है कि राम इस भूमि पर जन्मे इतिहास पुरुष थे। 500 वर्ष बाद 15वीं शताब्दी के मध्य में बाबर की पुत्रवधू, हुमायूं की पत्नी और अकबर की माता बेगम हमीदा बानो ने सचित्र रामायण बनवाया। अभी ये ज्यूरिच के राइटबर्ग अजायब घर में है।
शेरशाह सूरी से बचने के लिए हमीदा बानो अपने पति हुमायूं के साथ लगातार भागती फिरी। इस कारण वो अपनी तुलना वनवासी राम और सीता से करती थीं। ये भी भविष्यवाणी थी कि उनका जन्म लेने वाला पुत्र भारत का सम्राट बनेगा, इसलिए वो अपनी तुलना माता कौशल्या से भी करती थीं। उनके पुत्र महान मुगल सम्राट अकबर ने भी अपने शासनकाल में एक रामायण लिखवाया था। ये जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह अजायब घर में है। अब्दुल रहीम खाने खान, अकबर के इस दरबारी ने भी फारसी भाषा में रामायण लिखा था। इस रामायण काव्य का हर पद खाने खानन पदावली से समाप्त होता है। इन सब ने रामायण को धार्मिक आलेख नहीं अपितु अपनी भूमि की एक ऐतिहासिक कथा मानकर लिखा। तमिल साहित्य में एक प्रागैतिहासिक युग था जिसे संगम युग कहते हैं। संगम साहित्य के 3 ग्रंथ अगनानुरु, पुरनानुरु और गौरव ग्रंथ सिलपदिकारम में राम का उल्लेख ऐतिहासिक संदर्भ में किया गया है। संगम युग का साहित्य धर्मनिरपेक्ष माना जाता है। रामायण भौगोलिक दृष्टि से सही आलेख है। राम जहां जहां गए वे स्थान ऐतिहासिक सीमा चिन्ह, स्मारक रूप मंदिर और स्थानीय कथाओं के रूप में पहचाने जाते हैं। राम के भाई भरत ने अपने नाना के घर केकई राज्य से लौटते हुए उत्तर पश्चिम भारत से यात्रा की थी। उस समय उन्होंने जिन नदियों को पार किया उनका विस्तार से उल्लेख है। उनमें से एक है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी 4500 वर्ष पहले सूख गई थी। इससे स्पष्ट है कि रामायण की कथा कम से कम 5000 वर्ष या इससे भी अधिक पुरानी है। भरत ने जिन नदियों को पार किया था उनका उल्लेख उसी क्रम में है जैसे वे आज भी भौगोलिक रूप से स्थित हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि भरत केकई से अयोध्या किस मार्ग से आए थे। वाल्मीकि अपने आश्रम में रहते थे। जिन स्थानों पर राम गए वहां वे नहीं गए। उन दिनों निश्चित रूप से उनके लिए भारत की स्थानीय कथाओं में अपनी रामायण को स्थापित करना असंभव रहा होगा। चूंकि ये कथा रामायण में बताए हर स्थान की स्थानीय कथाओं से अच्छी तरह गुथी हुई है, इसमें भौगोलिक स्थान के पुरातत्व, स्थानीय कथाओं और साहित्य की सुसंगतता स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसी सुसंगतता विश्व के प्राचीन ऐतिहासिक आलेखों में कम ही दिखाई देती है। आज हम समय जानने के लिए घड़ी का उपयोग करते हैं, जिसमें 12 इकाइयां और 7 सुइयां हैं। प्राचीन भारतीयों के लिए आकाश एक घड़ी थी। उन्होंने आकाश को 27 नक्षत्रों या तारों की इकाइयों में बांटा था। 7 सुइयां थी, सूर्य, चंद्र और 5 ग्रह, बृहस्पति, शनि, शुक्र, मंगल और बुध। इनका प्रत्येक योग विशेष रूप से किसी एक समय को सूचित करते हैं और किसी भी योग का पुनरावर्तन नहीं होता। भारत के पारंपरिक ऐतिहासिक आलेख रामायण और महाभारत में इतिहासकारों ने अनेक नक्षत्र स्थितियों का उल्लेख किया है। इन नक्षत्र स्थितियों को चुनकर प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर में डालने से हमें वे तारीखें मिलती हैं जब ये योग घटित हुए थे। प्राचीन आलेखों में उपलब्ध नक्षत्र स्थितियों को चुनकर उसकी तारीख जानने की विधि को हम पुरातत्व खगोल शास्त्र कह सकते हैं, क्योंकि भूतकाल के अवकाशीय योगों का अन्वेषण करने की यह विधि भूमि खोदकर पुरातत्व के अवशेषों को खोजने के बराबर है। रामायण में कुछ नक्षत्र स्थितियों के निरीक्षण का उल्लेख मिलता है। ये हैं कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिनके रामायण में विस्तार पूर्वक निरीक्षण किए गए हैं। हम सब जानते हैं कि राम का जन्म रामनवमी को मनाते हैं, अर्थात वे चंद्रमा के चैत्र महीने के 9वें दिन को जन्मे थे। ये श्लोक उनके जन्म समय के ग्रहों का योग बताता है। इस श्लोक से हम ग्रहों का स्थान पा सकते हैं। प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर में ये विवरण डालने पर राम के जन्म की तारीख मिलती है 10 जनवरी 5114 पूर्व सामान्य संवत। जब भरत के जन्म का विवरण सॉफ्टवेयर में डाला गया तो तारीख मिली 11 जनवरी 5114 पूर्व सामान्य संवत प्रातः 5:30 बजे। यहाँ पर एक रोचक बात की ओर ध्यान जाता है कि सॉफ्टवेयर की गिनती के अनुसार
ये समय राम के जन्म के ठीक 16 घंटे बाद का है। रामायण के अनुसार भी राम और भरत के जन्म के बीच 16 घंटे का अंतर है। राम के राज्याभिषेक की पूर्व संध्या पर राजा दशरथ अपने दरबारियों को बुलाकर उस समय की ग्रह स्थिति की चर्चा करते हुए कहते हैं कि ग्रह दशा उनके लिए शुभ नहीं है और वे राम को राजपाट सौंप देना चाहते हैं। राजा दशरथ राम को अपनी ग्रह दशा के बुरे प्रभाव के विषय में बताते हैं और उन्हें राज्य संभालने के लिए कहते हैं। जब ये ग्रह स्थिति सॉफ्टवेयर में डाली गई तो तारीख मिली 4 जनवरी 5089 पूर्व सामान्य संवत। सॉफ्टवेयर के अनुसार उनके जन्म और राज्याभिषेक की घटना के बीच 25 वर्ष का अंतर है। इसका आलेख में बताई गई राम की उम्र से ठीक मेल बैठता है। नासिक के पंचवटी में लक्ष्मण द्वारा अपनी नाक कटने के बाद शूर्पणखा अपने भाई खर और दूषण के पास जाती है और बदले की भावना से उन्हें राम और लक्ष्मण से युद्ध करने उकसाती है। खर और दूषण अपने बल का वर्णन करते हुए राम की ओर बढ़ते हैं और उन्हें ललकारते हैं। सर्ग में युद्ध से पहले हुए वाक युद्ध का वर्णन है, जिसमें ग्रहण के कारण शाम के समय दिखने वाले तारों का उल्लेख है, जो कि सामान्य रूप से दोपहर बाद के आकाश में नहीं दिखते। खर राम से कहता है कि वह अपने बल के विषय में और अधिक बताना चाहता है, किंतु सूर्य अदृश्य होने वाला है और समय कम है, इसलिए उन्हें तुरंत युद्ध शुरू करना पड़ेगा। इस वर्णन में वे बताते हैं कि ग्रहों की पंक्ति के मध्य में मंगल था। मंगल का ग्रहों की पंक्ति के मध्य में होना अति दुर्लभ घटना है। इस घटना में बताई गई ग्रह स्थिति को डालने पर तारीख मिलती है 7 अक्टूबर 5077 पूर्व सामान्य संवत। ये ध्यान दें कि अलग से की गई गिनती भी बताती है कि उस दिन नासिक के पंचवटी में दोपहर 3:10 को संपूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ था। सीता की खोज में हनुमान लंका पहुंचे और सीता को अशोक वाटिका में पाया। तब सीता का मुख उदास था, जैसे ग्रहण से प्रभावित हो। उस समय की ग्रह स्थिति के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वह पूर्व सामान्य संवत 12 सितंबर 5076 का दिन था और उस शाम को लंका में वास्तव में चंद्र ग्रहण हुआ था। प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर द्वारा दर्शाई गई तिथियां रामायण में उल्लेख की गई घटनाओं के साथ सुसंगत हैं। यह सुसंगतता सॉफ्टवेयर द्वारा दर्शाई गई तारीखों को विश्वसनीय सिद्ध करती हैं। अब हम दिल्ली के श्री पुष्कर भटनागर से मिलते हैं, जिन्होंने सॉफ्टवेयर द्वारा रामायण की घटनाओं की तारीखें खोज निकाली हैं। You see, India is a unique civilization. It has a tradition of recording events with astronomical observations. The advancement on science and देखिए, technology भारत की सभ्यता अनोखी है। यहाँ खगोलीय निरीक्षण के उपयोग से घटनाओं को दर्ज करने की परंपरा है। विज्ञान और तकनीकी विकास भूतकाल के अध्ययन में नई संभावनाएं ला रहे हैं। कुछ साल पहले राम के जीवन की घटनाओं की तारीख ढूंढने जैसा असंभव लगने वाला काम आज प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर की सहायता से सुलभ हो गया है। इससे भारतीय सभ्यता के अध्ययन में लाभ होगा, क्योंकि अब हम भारतीय इतिहास के अध्ययन में अब तक मूलाधार रहे सामान्य पुरातात्विक प्रमाण से भी गहरा अनुसंधान कर सकते हैं। capable of generating the sky view on the desktop for any day in the यह है प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर, जिसकी मदद से हम कंप्यूटर पर भूतकाल या भविष्य के किसी भी दिन के आकाश का अवलोकन कर सकते हैं। data available in इसके उपयोग से मैंने वाल्मीकि रामायण में उपलब्ध खगोलीय विवरण की तारीख खोज निकाली है। for many मुझे राम के जीवन काल की कई घटनाओं की सही तारीख मिली है। केवल एकाद नक्षत्र योग ही नहीं, अपितु खगोलीय विवरण के संपूर्ण क्रम में सामंजस्य है। इससे सॉफ्टवेयर के सही होने और विवरण के यथार्थ होने का समर्थन मिलता है। of the finding. निश्चित तारीख ढूंढने में बहुत ही श्रम लगा, Find the precise क्योंकि विवरण, निरीक्षण और घटना के संपूर्ण क्रम से तालमेल नहीं बिठाने वाली अनेक तारीखों को रद्द करना पड़ा। and sequence मैंने अपना अनुसंधान डेटिंग द एरा ऑफ लॉर्ड राम नामक पुस्तक में प्रकाशित किया है। titled ये पुस्तक लगभग 4 वर्ष से लोगों के बीच में है। is in
और अब तक मुझे ऐसे अनेक लोग मिले हैं जिन्होंने मेरे कार्य की पुष्टि की है, और ऐसा कोई नहीं मिला जो मेरे अनुसंधान से असहमत हो। from somebody or anybody disagreeing with my findings. हम देखते हैं कि खगोलीय पद्धति द्वारा मिली तारीख घटना के समय के साथ साथ अनोखे नक्षत्र योग के भौगोलिक स्थान को भी सुनिश्चित करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि खर दूषण अध्याय वाला सूर्य ग्रहण पंचवटी में सचमुच दिखाई दिया था, जैसा कि वाल्मीकि के आलेख में लिखा है। इसी प्रकार हनुमान सीता दर्शन के समय आलेख में उल्लेख किया गया रात्रि का नक्षत्र योग लंका में ही घटित हुआ होगा। पुरातात्विक खगोल शास्त्र के अनुसार राम जन्म अर्थात रामनवमी का दिन था पूर्व सामान्य संवत 10 जनवरी 5114। आजकल रामनवमी 21 अप्रैल के आसपास आती है। इन दोनों तारीखों के बीच लगभग 100 दिन का अंतर है। ये अंतर 7200 वर्षों में आया है। ये अंतर कैसे आया? वराह मिहिर मध्यकालीन भारत के सुप्रसिद्ध खगोलज्ञ और गणितज्ञ ने सामान्य संवत 530 में अपने ग्रंथ बृहद संहिता में वसंत संपत अर्थात वसंतीय वाशु की पीछे की गति का उल्लेख किया है, जिसके अनुसार पंचांग में प्रति 72 वर्ष बाद एक दिन का समायोजन करना चाहिए। वे ये भी कहते हैं कि ऐसा 500 वर्ष में एक बार किया जाए। पूर्व सामान्य संवत 5114 के बाद 7200 वर्षों में प्रति 72 वर्ष पर एक दिन के हिसाब से 100 दिन होते हैं। आधुनिक खगोल शास्त्रियों ने भी इसे प्रेसिशन ऑफ इक्विनॉक्स के सिद्धांत द्वारा समझाया है। अब वास्तविकता देखते हैं। राम के समय का कोई भी पुरातात्विक अवशेष आज हमें उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि राम कई हजारों वर्ष पहले हुए थे। सनातन सभ्यता में पीढ़ियां अस्तित्व के लिए शहरों के निर्माण और पुनर्निर्माण के साथ साथ पिछली पीढ़ियों के अवशेष नष्ट और परिवर्तित करती रहती हैं। इसलिए हमें आज तक राम के समय के अवशेष नहीं मिले और ये मिलने भी कठिन हैं। इसे समझने के लिए मान लीजिए कि ये घड़ी भूकंप के समय चलते हुए रुक गई, तो ये भूकंप का समय बताएगी, परंतु ये चलती रही तो नहीं बताएगी भूकंप का समय। पुरातात्विक प्रमाण का अभाव राम की ऐतिहासिकता सिद्ध करने में बाधा रूप है। भारत के सुप्रसिद्ध इतिहासकार श्री बी लाल कहते हैं कि केवल एक ही मथुरा, एक ही अयोध्या और एक ही चित्रकूट का अस्तित्व इन स्थानों की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। कृष्ण की बात करें, भारतीयों के एक और नायक, वही बाधा हमें यहां भी आती है। प्रवाहित सभ्यता के कारण कृष्ण के पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिले मथुरा, वृंदावन और द्वारका में। कुछ दशाब्दियों पहले समुद्री पुरातत्ववेत्ता अपने प्रयासों से द्वारका के पश्चिम में समुद्र के अंदर एक पूरे नगर को ढूंढने में सफल हुए। द्वारिका नगरी समुद्र के गर्भ में समा गई थी, इसलिए वो समय के प्रवाह से मुक्त रहीं और आज हजारों वर्ष बाद भी ये महाभारत में उल्लेख किए गए उन्नत नगर का पुरातात्विक प्रमाण दे पा रही है। इसी प्रकार आज समुद्र में डूबा हुआ राम सेतु राम का पुरातात्विक प्रमाण दे सकता है। राम और उसकी सेना ने लंका जाने के लिए ये सेतु बनाया था, ऐसा कहते हैं। यदि ये सेतु समुद्र में है और शताब्दियों तक मानव द्वारा प्रभावित नहीं हो पाया है, तब यह हमारे लिए राम की ऐतिहासिकता स्थापित करने महत्वपूर्ण और पुरातात्विक संकेत हो सकता है। कारण राम ऐतिहासिक होते तभी यह सेतु मानव निर्मित होता। अर्थात यदि उल्लेखों के अनुसार ये सेतु मानव निर्मित बताया जाए और विज्ञान के विवरण भी इसका समर्थन करें, इससे राम की ऐतिहासिकता सिद्ध होगी। यदि आलेख में सेतु का सामान्य सा उल्लेख होता, ये विस्तृत परीक्षण का विषय नहीं बनता। आलेख में सेतु निर्माण का विशेष और विस्तृत वर्णन है। सेतु निर्माण का इतना विस्तृत वर्णन
हमें इसका परीक्षण करने प्रेरित करता है। इस विवरण का सर्वेक्षण, योजना और निर्माण प्रक्रिया के दृष्टिकोण से अध्ययन हो सकता है। राम और उनकी सेना ने सेतु निर्माण के स्थान का चयन करने सर्वेक्षण किया था। इस समुद्री सर्वेक्षण को आलेख में समुद्र की प्रतिक्रिया के रूप में अभिव्यक्त करते हुए कहा है कि छिछला होना समुद्र का स्वभाव नहीं, वह तो गहरा और हिंसक समुद्री जानवरों से युक्त है, इसलिए उसे पार करके जाना वानर सेना के लिए असंभव है। समुद्र के साथ वार्तालाप के समय उन्हें जल के अंदर दोनों भूभागों को जोड़ती हुई समुद्री पर्वतमाला का ज्ञात हुआ। नल विश्वकर्मा के वंशज के रूप में अपना परिचय देकर सेतु बांधने का प्रस्ताव रखते हैं। राम प्रस्ताव का स्वीकार करके उन्हें निर्माण के मुखिया नियुक्त करते हैं। नल के नेतृत्व में वानर सेना ने समुद्री पर्वतमाला पर सेतु निर्माण का कार्य शुरू किया। आइए देखते हैं इसमें सेतु निर्माण की कौन सी तकनीक का उपयोग किया गया। सर्वप्रथम है नींव का विवरण। आलेख में विविध वृक्षों के नाम दिए गए हैं, जिसे समुद्री पर्वतमाला पर डालकर नींव बनाई और गद्दी जैसा प्रभाव दिया गया। इस नींव के ऊपर ही छोटे बड़े पत्थर डाले गए। ये एनिमेशन दिखाता है समुद्र तल पर प्राकृतिक रूप से उठी हुई ऊंची नीची पर्वतमाला, इसके ऊपर वृक्ष, फिर छोटे बड़े पत्थर और सबसे ऊपर समतल सतह। आज भी सेतु की ऊपरी सतह समतल है। सहस्त्राब्दियों के बीत जाने पर आज सेतु पर बालू जम गई है और हमें दिखती हैं काई और रेत के पिंड। यदि हम सावधानीपूर्वक बालू का जमाव दूर करें तो निश्चित रूप से सेतु की सतह दिखाई देगी। इसकी निचली सतह पर नींव के लिए वानरों द्वारा डाले गए वृक्ष होंगे। स्पष्ट है कि हजारों वर्ष में ये घनीभूत होकर कार्बनिक पदार्थ हो गए होंगे। संभव है वे वानस्पतिक बुनावट के रूप में हों। आलेख में बताया गया है कि वानरों ने सेतु के दोनों ओर रस्सियां पकड़ी थीं और बीच में वृक्ष और पत्थर डाले गए थे। आलेख में स्पष्ट उल्लेख है कि सेतु के सही सिद्ध के लिए वानरों ने रस्सी पकड़ी थी। हम जानते हैं कि किसी भी सार्थक ढांचे के निर्माण के लिए सही सिद्ध और आयाम बनाए रखने आवश्यक हैं। इससे स्पष्ट है कि सेतु निर्माण के लिए पत्थर ऐसे ही नहीं फेंके गए थे। ये सीधी रेखा के सिद्धांत को ध्यान में रखकर किया गया योजनाबद्ध प्रयास था। ऊंचाई से लिए गए सेतु के चित्र आज भी इसके साक्षी हैं। द्वारका समुद्री अभियान दल का नेतृत्व करने वाले सुप्रसिद्ध समुद्री पुरातत्वज्ञ डॉक्टर एस.आर. राव के अनुसार जो सभ्यता पूर्व सामान्य संवत 3200 में बांध बनाकर द्वारका जैसे सुनियोजित नगर का निर्माण कर सकती थी, उनके लिए निश्चित रूप से लंका जाने नल सेतु जैसे ढांचे का निर्माण करना संभव रहा होगा। इस समय हमारे साथ हैं एस.आर. राव, भारत में समुद्री पुरातत्व के संस्थापक। Marine archaeology was introduced in India as early as 1980. 1980 में भारत में समुद्री पुरातत्व का कार्य प्रारंभ हुआ और पश्चिमी तट पर ऐतिहासिक द्वारका नगरी को ढूंढा गया। रामायण कालीन लोगों के लिए राम सेतु का निर्माण करना कोई दुष्कर कार्य नहीं था, क्योंकि हम देख चुके हैं कि द्वारका के लोगों ने प्राकृतिक पत्थर को समुद्र में जाने वाले जहाजों के लंगरगाह में परिवर्तित कर दिया था। इससे भी पहले लौथल में ज्वारीय गोदी थी। यहाँ तो उन्होंने कम ज्वार के समय केवल प्राकृतिक शिला पर पत्थर डाल दिए थे, जिससे मध्यम ज्वार या अधिक ज्वार के समय आने जाने में सुविधा हो जाती थी। हमने देखा है कि शिला पर सुनियोजित रूप से पत्थर डाले गए हैं और ये कार्य किसी और से नहीं अपितु मानव से ही किया हुआ होगा।
आधुनिक सिविल इंजीनियर किसी योजना को कार्यान्वित करने से पहले भूमि की स्थलाकृति और मिट्टी की गुणवत्ता का अध्ययन करने के बाद ही ढांचे का निर्माण करते हैं। नल ने सेतु निर्माण में शीघ्रता लाने के लिए स्थलाकृति का उपयोग किया और समुद्री पर्वतमाला के ऊपर ही रिक्त स्थान पर लकड़े और पत्थरों की नींव बना दी। निर्माता का कौशल इसी में है कि वह भूमि की स्थलाकृति का उपयोग करे। नल के उदाहरण में यह अच्छी तरह प्रदर्शित होता है। रामायण की कथा में इसके संकेत पहले भी मिलते हैं, जब लंका जाते हुए हनुमान ने समुद्री पहाड़ों से छलांग लगाई थी या विश्राम स्थल के रूप में इसका उपयोग किया था। इस स्थलाकृति का लाभ उठाकर उन्होंने 5 दिन में ही सेतु बना लिया था। आलेख में यह भी बताया गया है कि प्रतिदिन कितना अंतर पार किया गया। आलेख में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि सेतु 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा था। ये आयाम महाभारत में भी बताया गया है। ये 10 और 1 का अनुपात है। आज राम सेतु या एडम सेतु का वास्तविक नाप 35 किलोमीटर लंबा और 3.5 किलोमीटर चौड़ा है। ये भी 10 और 1 के अनुपात में है। जब समुद्र में सेतु या अवरोध से लहरें टकराती हैं, तब वे उछलती हैं और कभी-कभी ढांचे को नष्ट भी करती हैं। ये समस्या दूर करने ढांचे के निर्माण में ही छेद बनाने आवश्यक हैं, जिससे पानी सरलता से प्रवाहित होता रहे। इसे छेद के दबाव का नियम कहते हैं। आज हम पानी के अंदर ढांचे में देखते हैं कि पत्थरों के बीच भी रिक्त स्थान है तथा एक ओर से दूसरी ओर तक पानी जा सकता है। इस स्थान पर समुद्र की लहरें टकराती हैं पर उछलती नहीं है। संभवतः अभियंता नल छेद के दबाव का नियम जानते थे और उन्होंने सेतु की संरचना में इसका उपयोग किया। रावण से युद्ध में विजयी राम सीता के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या लौटते हुए सेतु के ऊपर से उड़े। वे सेतु की ओर संकेत करके सीता को बताते हैं कि इसका निर्माण करना कितना दुष्कर था और केवल मेधावी अभियंता नल के लिए ही इसका निर्माण संभव था। इसलिए राम ने इसे नल सेतु नाम दिया। पिछले कुछ मिनटों में हम सब ने स्पष्ट रूप से देखा कि ये सेतु आलेख के अनुसार ही निर्मित एक अनोखा चमत्कार है, समुद्री पर्वतमाला की मानव द्वारा अभिवृद्धि। कब से ये नल सेतु एडम सेतु कहलाने लगा? जैसा हमने देखा, इसका मूल नाम नल सेतु था। बाद में राम के प्रति भक्ति और श्रद्धा के कारण लोग इसे राम सेतु कहने लगे। ये 2 भूभाग को जोड़ता है, इसलिए सेतु बंध भी कहलाया। सहस्त्राब्दियों तक लोग इस पर पैदल जाते थे। जब इसका नियमित उपयोग होता था, तब श्रीलंका में तपस्या करने इस्लाम के एक प्रारंभिक धर्मगुरु इस पर चलकर गए थे। श्रीलंका के इस्लामियों ने उन्हें आदम नाम दिया और सेतु को नाम दिया आदम सेतु। बाद में आए यूरोपवासियों के लिए आदम नाम से अपना मेल बिठाना सरल था। वे अपने दस्तावेजों में इसे एडम सेतु कहने लगे और ये नाम पड़ गया। पिछले 1000 वर्षों से इस सेतु का उल्लेख ऐतिहासिक दस्तावेजों में कई रूपों में हुआ है, जैसे यात्रावृत्त, सिक्के और नक्शे। भारत और श्रीलंका के सिक्कों पर सेतु का उल्लेख है। आधुनिक जाफना उत्तर पूर्व श्रीलंका में सामान्य संवत 1400 से राजा याड़पान आर्य चक्रवर्ती अपने समय के सिक्कों पर स्थानीय तमिल भाषा में सेतु शब्द उत्कीर्ण करवाते थे। ये राजा अपने आप को सेतु कावलन अर्थात सेतु के संरक्षक मानते थे। सेतु के इस और भी भारत में रामनाथ के राजा आज भी सेतुपति कहलाते हैं, जिसका अर्थ है सेतु के संरक्षक। जब यूरोपवासी यहाँ आए, तब उन्होंने इस भूमि का नक्शा बनाया। जेम्स रनेल भारत का नक्शा बनाने वाले पहले व्यक्ति थे। नक्शे में सेतु के लिए उन्होंने एडम्स ब्रिज लिखा। डच द्वारा बनाए गए श्रीलंका के नक्शे में एडम्स ब्रुक लिखा है। श्रीलंका के ताम्रपत्र पर भी यही उल्लेख है। पिछले 1000 वर्षों में इस स्थान पर अनेक यात्री आए। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तों में इस सेतु का उल्लेख किया है। इनमें प्रमुख है अल्बरूनी,
जिन्होंने अपनी महान फारसी कृति किताब उल हिंद में इसका उल्लेख किया है। इस पुस्तक के पृष्ठ 92 से 102 में उन्होंने सेतु के इस क्षेत्र को राम की दिशा का नाम दिया है। उन्होंने आगे लिखा है, राम दशरथ के पुत्र थे। ये सामान्य संवत 1000 में राम की ऐतिहासिकता में विश्वास प्रकट करते हैं। अल बरूनी रामायण में उल्लेख किए गए अन्य भौगोलिक स्थान का भी विस्तृत वर्णन करते हैं, जैसे कि किष्किंधा। एशिया के अधिकतर भूभाग की यात्रा करने वाले मार्को पोलो भी राम सेतु के रास्ते मलबार गए थे। उनकी पुस्तक में राम सेतु का उल्लेख है। संपूर्ण अरब, मध्य एशिया और भारत की यात्रा करने वाले वार्तेमा ने भी राम के इस सेतु का विशेष रूप से उल्लेख किया है। इन तीनों यात्रियों की तरह पिछले 700 वर्षों में अनेक यात्रियों ने इस क्षेत्र की यात्रा की और सेतु का उल्लेख किया। सेतु का बार बार उल्लेख इसकी ऐतिहासिकता सिद्ध करते हैं। 1902 में सीडी मैकलिन अपनी पुस्तिका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी में लिखते हैं कि 1480 में एक विनाशकारी झंझावात में नष्ट होने से पहले हजारों वर्षों तक लोग इस राम सेतु से आते जाते रहते थे। झंझा से सेतु जीर्ण शीर्ण हो गया और उपयोग के योग्य नहीं रहा। 1972 के रामनाथपुरम के राजपत्र में इन सभी तथ्यों का उल्लेख है। राजपत्र में उल्लेख है कि साहित्यिक आलेख और स्थानीय परंपरा के अनुसार ये सेतु कोरंग पड़ई अर्थात वानर सेना द्वारा निर्मित है। लोग इस पर पैदल यात्रा करते थे और 1480 के झंझावात में यह बुरी तरह से प्रभावित हो गया। 1920 में महान तमिल कवि सुब्रमण्य भारती ने तमिल भाषियों की इस उत्कंठ भावना को स्वर देते हुए अपनी कविता में कहा कि हम लंका जाने वाले इस सेतु का जीर्णोद्धार करेंगे। पिछले कुछ दशाब्दियों में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे कृत्रिम उपग्रहों द्वारा पृथ्वी के अनेक चित्र लिए गए। इन उपग्रहों ने दक्षिण भारत के भी चित्र लिए हैं। इनकी एक चित्र श्रृंखला में ये सेतु भी दिख रहा है। छिछले पानी में दोनों भूभागों को जोड़ते हुए सेतु को स्पष्ट देखा जा सकता है। इसके अनोखे घुमाव के कारण ये चित्र सेतु के मानव निर्मित होने के संकेत प्रस्तुत करते हैं। कई लोगों का मत है कि ये रामायण में उल्लेख किया गया मानव निर्मित सेतु हो सकता है। इन चित्रों के प्रकाशन के साथ लिखा हुआ है कि भूशास्त्र और पुरातात्विक अवशेषों से ये समझा जा सकता है कि सेतु के दोनों छोर लाखों वर्ष जितने प्राचीन हैं। इन्होंने सेतु मार्ग को भी पुराना बताया है। उपग्रह के चित्र सेतु का मानव निर्मित होने का संकेत दे सकते हैं, अपितु उसके निर्माण का समय नहीं बता सकते। उपग्रह के चित्र सेतु के मानव निर्मित होने के अपने पास उपलब्ध संदर्भों की केवल पुष्टि कर सकते हैं। यह अत्यंत आवश्यक है कि सेतु के ढांचे और निर्माण काल के अध्ययन के लिए हम विवरण के अन्य स्रोत और तकनीक का उपयोग करें। आज यह सेतु पानी से औसतन 2 मीटर गहरा है। जब यह सेतु बना था तब यह समुद्री स्तर से कम 1 मीटर ऊंचा बना होगा। अर्थात जब सेतु बना था तब समुद्र वर्तमान समुद्री सतह से 3 मीटर या 9 फीट नीचे रहा होगा। विश्व समुद्र विज्ञान की रिपोर्ट के अनुसार ध्रुवीय क्षेत्र के बर्फ के पिघलने और वैश्विक ऊष्मा के कारण समुद्र की सतह में 9 फीट की वृद्धि पिछले 7000 वर्षों में हुई होगी। इस प्रकार यदि हम समुद्र विज्ञान का उपयोग करें तो कह सकते हैं कि ये सेतु 7000 वर्ष पुराना अर्थात पूर्व सामान्य संवत 5000 का है। इस सेतु के लगातार उल्लेख, उसका उपयोग और इसका महत्व समझते हुए आज हमें एएसआई धारा के अनुच्छेद 4 के अनुसार आदेश पारित करके इसे भारत का एक प्राचीन स्मारक घोषित करना चाहिए। ये सेतु प्राचीन सभ्यता के निर्माण कौशल का समुचित उदाहरण है। हमें इस मोड़ पर एक रोचक बात याद आती है जिसका उल्लेख महाभारत में है। जब पांडवों का वनवास चल रहा था तब मार्कंडेय ऋषि ने उन्हें भारत की कहानियां सुनाकर उनका ज्ञानवर्धन किया। ऐसी एक कहानी में वे नल सेतु का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि नल द्वारा निर्मित ये अद्भुत स्थापत्य कलाकृति अपना सुरक्षित स्मारक है।
सेतु आज किस बात का प्रतीक है? ये विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न संकेत देता है। जब हम इसे विवेक, इतिहास और विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो देखते हैं कि इसका निर्माण नल, नील और वानर ने किया है। ये सभी लोग मूल निवासी थे किष्किंधा के। किष्किंधा आधुनिक हम्पी है। ये क्षेत्र स्थित है द्रविड़ देश या दक्षिण भारत में। तो इसका अर्थ यह है कि ये मूल रूप से आदि द्रविड़ हैं। तो ये नल सेतु स्थापित करता है अद्भुत स्थापत्य कौशल आदि द्रविड़ों का। सारांश है, पुरातात्विक खगोल शास्त्र की दृष्टि से 7000 वर्ष पहले राम इस भूमि पर विचरण कर चुके हैं। इसके एकमात्र पुरातात्विक अवशेष सेतु के विवरण और समुद्र स्तर की वृद्धि भी यही समय दर्शाते हैं। राम के श्रद्धावान उपासक केवल भारत में ही नहीं है। मिस्र के फेरो सूर्यवंशी रामसेस कहलाते थे, जो राम और उसके सूर्यवंश से आया हुआ लगता है। पूर्व के थाईलैंड में चक्री वंश के राजा भी राम कहलाते हैं। वर्तमान राजा 9वें राम हैं। ये इसी बात पर बल देता है कि राम का गौरव विश्व भर की सभ्यताओं में व्याप्त है और इससे प्रकट होती है समय प्रवाह के साथ संसार भर में रही राम की महिमा। ఎంతరో మహానుభావులు అంతరి